नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हमारा प्यारा सा चैप्टर जो इससे पहले मैंने आप सभी को 4 पार्ट्स में ऑलरेडी करा रखा है, वो है हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए। सो दोस्त, अभी तक आपने हमारे पिछले कराए हुए 4 पार्ट्स इससे संबंधित नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन चारों पार्ट्स को आप देखिएगा। उनकी मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उनको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 4 पार्ट्स उनके पूरे कर लेंगे, उन 4 पार्ट्स के अंतर्गत मैंने आप सभी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से संबंधित दे रखी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की, क्या होता है कंबस्टन रिएक्शन, क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। क्या होता है एस्टरिफिकेशन, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट्स कराए हैं। उन 4 पार्ट्स के अंतर्गत मैंने आप सभी को IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सारे नेमिंग करना भी सिखाया है। इसके साथ साथ जो भी टॉपिक है हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से संबंधित सारे टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पे जाके आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 4 में खत्म किया था। यहाँ तक मैंने वहाँ पे करा दिया था दोस्त। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा लास्ट टॉपिक था, यानी पार्ट नंबर 4 में मैंने जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसके आगे का जो हमारा बचता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, उस पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कि कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी रिएक्शंस इनके अंदर होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर हम कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो हम केमिकल प्रॉपर्टी आपको सिखाएंगे वो सिखाएंगे कंबस्टन रिएक्शन से संबंधित। सबसे पहली हमारी रिएक्शन आएगी इसके अंतर्गत कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन तो देखो भैया होता क्या है कंबस्टन रिएक्शन में, वो समझिएगा। देखो कंबस्टन रिएक्शन के अंतर्गत हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? किसी भी कार्बन कंपाउंड को ले लेते हैं और उसको एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं। एयर की प्रेजेंस में हम उसको बर्न कराते हैं, यानी जलाते हैं। जब हम उसको जलाते हैं तो उस दौरान क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके साथ साथ वाटर भी निकलता है वेपर की फॉर्म में, यानी भाप की फॉर्म में हमारा पानी भी निकलता है। और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, हीट यानी ऊष्मा भी रिलीज होती है। और इसके साथ साथ लाइट भी रिलीज होती है, लाइट भी बनती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कंबस्टन रिएक्शन के अंतर्गत। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, थोड़ा लिखेंगे। द कार्बन कंपाउंड्स विच वर्न्स कंपाउंड्स विच वर्न्स जो जलता है, विच वर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनाता है? टू फॉर्म CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
इसके साथ साथ वाटर भी निकलता है। वाटर वो कैसे निकलता है, तो वेपर के फॉर्म में वाटर निकलता है, यानी भाप के फॉर्म में पानी भी निकलता है। इसके साथ साथ हीट भी बनती है, हीट भी यानी ऊष्मा भी बनती है। इसके साथ साथ लाइट भी बनती है, लाइट भी बनती है। इसी को हम बोलते हैं कम्बस्टन रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं कम्बस्टन रिएक्शन। तो मैंने बताया कि कोई भी कार्बन कंपाउंड आपको ले लेना है, आपको ऐसा कंपाउंड लेना है जो कार्बन से मिलके बना हो। अब उस कार्बन कंपाउंड को आपको जलाना है, तो जलाना तभी है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम उसको जलाएंगे तो उस दौरान जलने के बाद वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और इसके साथ साथ जो भाप निकलेगी, उस भाप जो निकलेगी वो भाप हमारी पानी के रूप में यानी वेपर के रूप में हमारा क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। और इसके साथ साथ हीट भी निकलेगी यानी ऊष्मा भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब ये सारी बातें हम एक साथ मिला के बोले तो इसी को बोलते हैं कम्बस्टन रिएक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम रिएक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहला मैंने एक कार्बन कंपाउंड ले लिया जो CH4 है, यानी इसी को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन इसको बोलते हैं। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है, क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? अब हमने मीथेन ले लिया, अब मीथेन को क्या करेंगे, अब हम इसको मीथेन को बर्न करेंगे यानी जलाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, सिर्फ ऑक्सीजन लिखिएगा। जब हम इसको जलाएंगे तभी बनेगा क्या, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इसके साथ साथ वाटर भी निकलेगा। वाटर किस फॉर्म में निकलेगा, यानी H2O। वाटर का है तो H2O वो किस फॉर्म में निकलेगा, तो ये वेपर की फॉर्म में निकलेगा, यानी भाप की फॉर्म में निकलेगा। इसके साथ साथ हीट भी निकलेगी और लाइट भी देखने को हमें मिलेगी। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, तो ये हमारी कंबस्टन रिएक्शन है। हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो आपको जल्दी से इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये हमारा मीथेन है, ये हमारी क्या है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस है ये हमारी, नेचुरल गैस है हमारी ये O2 लगाना भूल गए। ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें ऑक्सीजन मिलेगा फ्रॉम एयर या बोल सकते हैं इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट से ही हमें ये ऑक्सीजन एयर के फॉर्म में मिलेगी। अब यहाँ पे हमें लिख लेना है कंबस्टन। क्या लिख लेना है, कंबस्टन लिख लेना है। ये क्या निकलेगी भैया, कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इस दौरान रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इस दौरान रिलीज होगी। और इसके साथ साथ वाटर भी निकलेगा। वाटर किस फॉर्म में निकलेगा, तो ये वेपर की फॉर्म में निकलेगा, भाप की फॉर्म में निकलेगा। और हीट भी निकलेगी यानी ऊष्मा भी निकलेगी और इसके साथ साथ लाइट भी निकलेगी। इसी को हम बोलते हैं कंबस्टन रिएक्शन। तो आपको ये नोट कर लेनी है। तो देखो भैया एक चीज़ और, इस पानी को हम यहाँ लिखते हैं प्यार तरीके से, इसको हम यहाँ हटा के 1 मिनट सही कर लेते हैं इसको, ठीक। इस पानी को यहाँ पे लिखते हैं जिससे हमें बैलेंस करने में थोड़ा आसानी रहेगी, H2O। और इसको भी सही कर लीजिएगा, हीट प्लस लाइट, ठीक। यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हीट प्लस लाइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हीट प्लस लाइट। अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना भी सीख लो जरा, बैलेंस करना भी सीखो। तो देखो यहाँ CO2 लिखा है ना, इस साइड में आपको C लिखा है, CO2 लिखा है ना, सब कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये लिखा है। इनको एक साथ कर लो डिब्बे के अंदर। H2O लिखा है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो कुछ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इसको एक डिब्बे में कर लो, यहाँ भी सही कर लो जरा। कार्बन कितना है, कार्बन के पास कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब 1 है कार्बन। जब कुछ ना हो इसका मतलब 1 है। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, तो 2 है। इसको कुछ इस तरह से बना लो। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब हम इधर आ जाते हैं। अब देखो कार्बन CH4 यहाँ नज़र आ रहा है, तो कार्बन के पास देखो कुछ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है। हाइड्रोजन के पास 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन के पास 4 कर लो। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 हैं, तो यहाँ 2 बना लो।
क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ समझो भैया, देखो ऑक्सीजन यानी इधर वाला हमारा राइट हैंड साइड, इधर वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला हमारा राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक चीज़ समझो, ऑक्सीजन के पास 2 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 और 1 3, यानी 3 है इधर। इधर साइड में ऑक्सीजन के पास देखो 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे, यानी 3 है ऑक्सीजन के पास, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 ही हैं। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है। अब समझो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने हैं? तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। देखो इधर दोबारा से देखो जरा, कार्बन यहाँ पे है तो कार्बन के पास कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब 1 है तो 1 लिख लिया। हाइड्रोजन के पास 4 है तो 4 लिख लिए। ऑक्सीजन के पास 2 है तो 2 लिख लिया। इधर आ जाओ, कार्बन के पास अभी देखो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब कार्बन के पास 1 है, 1 लिख लिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 है तो 2 लिख लिया। हाइड्रोजन के पास 2 है तो 2 लिख लिया। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। क्या इतनी बात में डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 हैं और इधर 1 है, तो 2 और 1 3, यानी इधर साइड में हमारे ऑक्सीजन के पास 3 है और इधर साइड में ऑक्सीजन के पास 2 है। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? तो नहीं होना चाहिए। अब समझो जरा, हाइड्रोजन के पास यहाँ 4 है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 है तो इधर भी हमें 4 बनाना पड़ेगा, तो इस पूरे के साथ हमें 2 की गुणा कर देनी है। जब इस पूरे के साथ 2 की गुणा की तो 2 की गुणा इसके साथ करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 की गुणा 1 के साथ करोगे तो 2 हो जाएगा। यानी इस 2 की गुणा हमने H2O के साथ की है, इस वाले पूरे के साथ की, तो 2 यहाँ पे आपको लगा देने हैं। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है भैया। तो जब यहाँ पे मैंने लगाया तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन भैया कितने हो गए? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए हैं, ये चीज़ ध्यान। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्त, लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए कोई नहीं। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे अगर मैंने 2 लगाया, इसका मतलब 2 की गुणा अगर 2 के साथ करोगे तो 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन भी 4 हो चुका है। अब जब यहाँ पे शुरुआत में मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो चुका है। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन टोटल कितना हुआ? 4 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर भी हमें 4 ऑक्सीजन बनाना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि 2 दूना 4, यानी ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन इधर भी हमारा 4 हो चुका है, ऑक्सीजन इधर भी हमारा 4 हो चुका है। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब गिनो जरा, कार्बन 1 इधर भी है, कार्बन 1 इधर भी है, हाइड्रोजन 4 इधर भी है, हाइड्रोजन 4 इधर भी है, ऑक्सीजन 4 इधर भी है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन 4 इधर भी है। यानी ये क्वेश्चन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो ये कंबस्टन रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली रिएक्शन पे, एडिशन रिएक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। एडिशन रिएक्शन, अब जरा समझो एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन समझो जरा, एडिशन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने एक कार्बन कंपाउंड ले लूंगा। वो कार्बन कंपाउंड हमारा CH4 है। CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, मीथेन। अब मीथेन है तो ये सबको मालूम है कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सबको मालूम है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर एल्केन फैमिली आती है, और ये एल्केन फैमिली का हमारा पहला मेंबर है, यानी जिसका नाम है मीथेन। ये मीथेन हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH4 की रिएक्शन में Cl2 के साथ कराऊं,
किसके साथ, Cl2 के साथ कराऊं, तो ये बनेगा क्या, आप सभी प्यारे भाइयों को ये चीज़ हमें बतानी है। अगर हम इसकी रिएक्शन CH4 के साथ कराएं तो ये क्या बन जाएगा, ये चीज़ आपको बतानी है हमें। यानी अगर मैं इसकी रिएक्शन CH4 के साथ कराऊं तो ये क्या बनेगा, ये चीज़ आपको हमें बतानी है। तो उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों को चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं Cl2 की रिएक्शन कराऊंगा इसके साथ तो ये क्या है भैया, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होगी, तो यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए हमारी सनलाइट की। किसकी प्रेजेंस होगी, सनलाइट की यहाँ पे प्रेजेंस होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो भैया, यहाँ पे एक चीज़ समझना है गौर से। देखो यहाँ पे CH4 है ना, CH4 है और इसकी रिएक्शन हमें Cl2 के साथ करानी है। तो CH4 की अगर रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर मैं CH4 को कुछ, देखो CH4 को हम अगर लिखना चाहें तो देखो CH4 को अगर हम बनाना चाहें इसका स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी हाइड्रोजन 4 है तो चारों हाइड्रोजन हम ऐसे लगा देंगे, हाइड्रोजन चारों हम ऐसे लगा देंगे। और कल मैंने आप सभी को फंक्शनल ग्रुप में एक चीज़ बताई थी, जब कभी भी हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो देखो फंक्शनल ग्रुप हमें अगर इसमें लगाना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे कहीं भी स्पेस हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हैलोजन। हैलोजन ग्रुप मैंने कल पढ़ाया था आप सभी को पार्ट नंबर 4 में। उसमें ये बताया था कि देखो हैलोजन ग्रुप होता है जिसमें Cl आता है, Br आता है, I आता है, यानी क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। तो मैं यहाँ पे Cl लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, Cl लगा दूंगा, यानी ये हैलोजन है हमारा। Cl क्या है, हैलोजन है। क्या इतनी बात में डाउट है, नहीं है भैया। अब गौर से देखो, कार्बन है तो कार्बन लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, कार्बन लिख लिया। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2 और 3, तो 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हमने लिख दिया। और यहाँ पे Cl लगा है इसके साथ तो Cl लिख दिया। क्या इतनी बात में डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए। तो CH3 Cl यहाँ पे हमारा बन के आ चुका है। ये इतनी बात आप सभी प्यारे भाइयों को क्लियर हो चुकी होगी। CH3 Cl यहाँ पे आ चुका है। अब यार एक बात बताओ, अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपने रिमूव किया था वो हाइड्रोजन अभी बचा है ना, वो हाइड्रोजन आपको यहाँ पे लिख लेना है, आपको वो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेना है। क्या इतनी बात में डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए। वो हाइड्रोजन जो हमने इसमें से रिमूव किया था, वो हाइड्रोजन बचा जो था वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब इसके साथ देखो यहाँ पे गौर से, एक Cl तो हमने यहाँ पे लगा लिया है, पर Cl कितने हैं, 2 हैं। Cl कितने हैं, 2 Cl हैं, तो एक Cl ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब एक क्लोरीन हमारा बचा है, वही क्लोरीन उठा के आपको इसके साथ लगा देना है, यानी ये बन जाएगा हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम 2 है। एक तो हमारा मिथाइल, देखो इसका नाम क्या है, मैंने एल्काइल ग्रुप में आप सभी प्यारे भाइयों को बताया था, एल्काइल ग्रुप में आप सभी प्यारे भाइयों को समझाया था कि देखो CH4 होता है ना, CH4 यानी मीथेन होता है। जब इस मीथेन से हम एक हाइड्रोजन को कम कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन को कम कर लेते हैं तो ये बन जाता है CH3। क्या बन जाता है, CH3। अब इसी CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो ये CH3 को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। अब ये Cl है तो इस Cl को हम बोलेंगे क्लोराइड, क्या बोलेंगे, क्लोराइड, यानी मिथाइल क्लोराइड हो गया। दूसरी तरीके से हम ये नाम कर सकते हैं, देखो इधर से लिखो, इधर से बोलो। तो मैंने हेलोजेंस में आपको क्या पढ़ाया था, हेलोजेंस में आपको बताए थे हमने कल हमने हेलोजेंस के बारे में चर्चा की थी। उसमें ये बताया था हेलोजेंस हमारे Cl होता है, Br होता है और I होता है, यानी आइडो, इसका नाम I का मतलब आइडो, Br का मतलब ब्रोमो, Cl का मतलब क्लोरो। तो Cl को हम बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। अब ये जो CH3 आया है ना, ये किससे आया है, तो मीथेन से आया है, यानी CH4 से निकल के आया है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, मीथेन पड़ेगा। तो यहाँ से बन जाएगा क्लोरोमीथेन, क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका नाम ये क्लोरोमीथेन बन गया, और एक मिथाइल क्लोराइड, जो मर्जी आया आप नाम बोल सकते हैं। अब ये हमारा भैया है HCl, तो इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो इसका पीएच मान, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मान कितना होता है बताओ जरा। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मान 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 1 से लेकर 3 तक
जिनका भी पीएच मान होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। कौन से एसिड कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 से लेकर 3 तक जिनका भी पीएच होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात ही कर लेते हैं तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके साथ साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो देखो HCl बन गया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ये हमारा मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोमीथेन बन गया। जब मैंने CH4 यानी किसी एक कंपाउंड में जो हमारा कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड है, देखो हमारा देखो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड था CH4। इस CH4 से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और इस हाइड्रोजन के साथ हमने Cl को जोड़ दिया, तभी बन गया CH3Cl। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया था वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है और एक क्लोरीन यहाँ से बचा था, वो क्लोरीन इसके साथ हमने जोड़ दिया यानी HCl बन गया। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों को एडिशन रिएक्शन बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे और भी चीज़ें सॉरी भैया सॉरी, ये एडिशन रिएक्शन नहीं, इसको एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी भैया, माफ़ करना, यहाँ पे गलत लिख लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। ये भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको सही कर लीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में गलती हो गई हमसे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। क्यों ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए है दोस्त, देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में वहाँ पे जुड़ेगा कोई चीज़, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ रिप्लेस की जा रही है, यानी एक चीज़ सब्स्टिट्यूट की जा रही है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि किसी एक चीज़ को हटा के उसकी जगह ली जा रही है। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन को हटा के ये क्लोरीन इसकी जगह आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो एडिशन रिएक्शन हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया था। तो ये CH4 है ना, CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस यानी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो एक क्लोरीन के द्वारा किया जा रहा है, इसी के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आप सभी प्यारे भाइयों को समझा पाएँ और बता पाएँ। फिर हम बात करेंगे अपनी प्यारी सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब हमारी कौन सी रिएक्शन आने वाली है? एडिशन रिएक्शन। अब हम चर्चा करेंगे उस एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो यहां पे सबसे पहली हेडिंग डाल लेनी है, एडिशन रिएक्शन विद एडिशन रिएक्शन ऑफ ईथीन विद हाइड्रोजन, ईथीन विद हाइड्रोजन, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ईथीन लिख लेते हैं। ईथीन देखो सबसे पहले समझो, ईथीन मैंने आप सभी को पिछले यानी प्रीवियस वीडियोस में आप सभी प्यारे भाइयों को अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो देखो ईथीन जो होता है ना, वो हमारा एल्कीन फैमिली का मेंबर होता है, एल्कीन फैमिली का मेंबर होता है हमारा ईथीन। अब ये एल्कीन और एल्काइन ये दोनों के दोनों हमारी फैमिली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप ये सारी बातें डिस्कस की हैं, तो सबसे पहले वहाँ जाके आप इनको देख सकते हैं। तो अगर हम ईथीन की बात करें तो ईथीन हमारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ऑलरेडी हमने आप सभी से चर्चा कर ली थी कि ये डबल बॉन्ड क्यों आते हैं सिंगल बॉन्ड क्यों आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी बातें हमने चर्चा की थी दोस्त। तो देखो
जो हमारी एल्केन फैमिली होती है, यानी जिसके आखिरी में ए यानी ई आ रहा है, उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब जो हमारी एल्कीन फैमिली आती है जिसके आखिरी में ई एन ई आएगा, वो उसमें हमेशा डबल बॉन्ड लगेगा। अब तीसरी फैमिली आती है एल्काइन फैमिली, उस एल्काइन फैमिली में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है ईथीन। क्या नाम है? ईथीन, यानी ई आखिरी में आएगा। और ये है क्या भैया? ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये चीज़ भी आपको प्यारे तरीके से ध्यान रखना है। अब समझो जरा, मैंने लिखा एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन, तो इथीन तो हमने लिख लिया विद हाइड्रोजन यानी H2। अब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन यानी H2 के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में? तो निकिल की प्रेजेंस में। एक कैटालिस्ट, एक एलिमेंट होता है निकिल, यानी NiCl, निकिल, उसका सिंबल होता है Na। तो उसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। तो इस दौरान क्या होगा भैया? ये हाइड्रोजन क्या होगा? देखो अब गौर से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये CH3 बन जाएगा। और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ये भी CH3 बन जाएगा। यानी यहाँ पे बन जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? अगर इतनी बात में किसी भाई बहन को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ समझो गौर तरीके से, दोबारा से हम आपको बताते हैं। देखो ये CH2 है, यहाँ भी CH2 है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ H2 लिखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी CH3 यहाँ से बन के यहाँ आ गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ जुड़ जाएगा तो ये 3 बन जाएंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ से CH3 बन के ये यहाँ आ जाएगा CH3। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है भैया। तो ये हमारा क्या है? अब एक चीज़ समझो जरा, ये सिंगल बॉन्ड आपके सामने नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा एल्केन फैमिली का मेंबर है। अब एल्केन फैमिली का मेंबर है तो यहाँ पे 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। इसका मतलब पहले पे हमने बताया था 1 कार्बन होगा मिथ होगा, 2 कार्बन पे इथ बताया था। अब ये इथ होगा, यानी सबसे पहले लिख लो इथ। क्या लिख लिया? इथ लिख लिया। अब सिंगल बॉन्ड लगा, इसका मतलब एल्केन फैमिली का मेंबर है। एल्केन फैमिली का मतलब ए यानी ई आखिरी में आएगा, तो यहाँ भी ए यानी ई लगा देना है आपको। तो ये ए यानी लगाया, तो ये हमें मालूम हो गया कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इससे पहले ही मैंने आप सभी को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन सभी के बारे में चर्चा की है, तो सबसे पहले आप उनको देखिएगा। यहाँ पे देखो हीट की प्रेजेंस भी होगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारी है एडिशन रिएक्शन। देखो इसमें एडिशन रिएक्शन में आखिर हो क्या रहा? एडिशन रिएक्शन में हो क्या रहा? एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ के और उस अनसेचुरेटेड, यानी उस अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में परिवर्तित कर दे रहा है। इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन ने अनसेचुरेटेड के साथ क्या किया? रिएक्शन किया, यानी ये हाइड्रोजन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा। अब यही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये अनसेचुरेटेड था, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, यही अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में बदल गया। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जल्दी से आपको क्या कर लेना है? तो नोट कर लेना है। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। अब यहां पे एक चीज समझना है आपको गौर से, यहीं पे आपको एक डिफिनीशन और भी याद कर लेनी है और समझ लेनी है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? देखो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, सबसे पहले आपको डिफिनीशन लिखना है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन
इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon to form a to form a to form a saturated hydrocarbon, to form a saturated hydrocarbon, hydrocarbon to form a to form a saturated hydrocarbon are called हाइड्रोजनेशन। अब समझना है आपको हाइड्रोजनेशन आखिर होता क्या है। देखो लिखा है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके कहने का मतलब ये है जब कभी भी हम हाइड्रोजन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एडिंग करते हैं, यानी किसी भी हाइड्रोजन को जब हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ेंगे तो वही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इसके साथ जब हमने हाइड्रोजन को जोड़ा तो यही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है जिससे हम आगे और भी चीजें आप सभी प्यारे भाइयों को बता पाऊं। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, इसको हटा देते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, इन पे बात करेंगे। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कि ऑयल में हाइड्रोजनेशन कैसे होती है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन कैसे होती है ऑयल्स में, तो गौर से देखो भैया। यहां पे सबसे पहले इसको हटा देते हैं, एक मिनट। अब देखो प्यार तरीके से देखो, कार्बन यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। तो ये हमारा है क्या भैया, ये वेजिटेबल ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक, अनसेचुरेटेड है। क्या है, अनसेचुरेटेड है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अनसेचुरेटेड है, ये चीज क्या करना है आपको, ध्यान रखना, अनसेचुरेटेड है। जब इस अनसेचुरेटेड की हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब इस अनसेचुरेटेड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, जब इस अनसेचुरेटेड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो ये हाइड्रोजन जाके कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाके कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाके कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे भी आर आ जाएगा। यानी इसको हम बोलेंगे वेजिटेबल घी। क्या बोलेंगे, वेजिटेबल्स घी, वेजिटेबल्स घी। और इसी को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना ही आपको प्यार तरीके से, ये चीज क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है प्यार तरीके से, ये चीज क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है प्यार तरीके से। एक मिनट, यहां से आर आर, यहां भी आर है तो सॉरी, यहाँ पे आर कर लीजिएगा, आर, यहाँ पे भी आर ही हो जाएगा, ठीक। अब ये सेचुरेटेड, ये वाली थी अनसेचुरेटेड, ये वाली हमारी सेचुरेटेड फैट है, फैट्स है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है। ये हमारा अनसेचुरेटेड ऑयल है, ये चीज क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है।
अनसेचुरेटेड ऑयल है और ये सेचुरेटेड फैट है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, उसको प्यार तरीके से समझना है। तो देखो भैया, मैंने हेडिंग थी हमारी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। सबसे पहले मेरे पास वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला था, वेजिटेबल ऑयल था। ठीक, उस वेजिटेबल ऑयल में हमने हाइड्रोजन को जोड़ा। उस वेजिटेबल ऑयल में जब हमने हाइड्रोजन को जोड़ा तो ये वेजिटेबल ऑयल जो है ना, वो निकिल यानी निकिल एलिमेंट की प्रेजेंस में और इसके साथ साथ हीट की प्रेजेंस में, यही भैया वेजिटेबल ऑयल किस में बदल गया, वेजिटेबल घी में बदल गया। जब ये वेजिटेबल घी में बदला तो ये वेजिटेबल घी हमारा कैसा है, तो सेचुरेटेड फैट है। कैसा है, सेचुरेटेड फैट है। यानी अनसेचुरेटेड में जब हमने हाइड्रोजन को जोड़ा तो ये सेचुरेटेड में चेंज हो गया। इसी को हमने क्या बोला था, हाइड्रोजनेशन बोला था। अब हम करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अगर हम हाइड्रोजनेशन करें ऑयल का, तो अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स में, अगर हम वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो यही वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में बदल जाता है, यानी सेचुरेटेड फैट्स में बदल जाता है। अब गौर से देखो, यहाँ कार्बन था तो यहाँ भी कार्बन आ गया, बिल्कुल आ गया भैया। यहाँ कार्बन था तो यहाँ भी कार्बन आ गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब एक चीज़ समझो प्यार तरीके से, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बस उसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक, दो हाइड्रोजन आपके सामने नजर आ रहे हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन आएगा और इस R को गायब कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक, अब इसमें से एक बचा हुआ हाइड्रोजन है, वो इसकी जगह ले लेगा। ये देखो, इसकी जगह इसने ले ली। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब ये जो नीचे आर था, वो नीचे आर ही रहा। अब ये वाला नीचे आर था तो वो आर का आर ही रहा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें सिंगल में करना है। तो इन डबल बॉन्ड के एक आर यहाँ आ जाएगा, दूसरा आर यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जल्दी से आपको इसको नोट कर लेना है, जल्दी से आपको क्या कर लेना है, इसको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे के टॉपिक पे भी चर्चा कर पाएँ, जिससे हम आगे के टॉपिक पे भी बात कर पाएँ दोस्त। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, आप सभी को प्यार तरीके से समझना है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड आता है वो आता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यानी कहें तो इथेनॉल, क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल भी इसको हम बोल सकते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल यानी इसका अगर हम फॉर्मूला बात करें C2H5OH, तो यहाँ से एक चीज़ समझो भैया कि OH लगा, इसका मतलब है अल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप का मेंबर है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक, तो C2H5OH का हमने कल के वीडियो यानी पार्ट नंबर 4 के वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया है ये C2H5 किस ग्रुप में आता है, कैसा क्या इसका नाम होता है, कैसे हम इसका नेमिंग करते हैं, ये सारी बातें मैंने उस पार्ट नंबर 4 में डिस्कस की हैं। तो आप सबसे पहले उसको जाके देखिएगा, क्योंकि जब भी आप पूरे के पूरे 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे ना, जब पूरे के पूरे 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको हर एक चीज़ वहाँ पे समझ आने वाली है। तो दोस्त, आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 है। इन पांचों पार्टों को मिला के हम एक सिंगल वीडियो बनाएंगे आप सभी प्यारे भाइयों के लिए। इन पांचों पार्ट को कंबाइन करते, यानी इन पांचों पार्टों को एक ही में जोड़ के एक बड़ी सी वीडियो बनाएंगे। उस बड़ी सी वीडियो के अंतर्गत कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपका सिंगल वीडियो में ही आप सभी प्यारे भाइयों को मिलेगा, वहां से आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो बात की बातें हैं, हम मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी C2H5OH इसकी बात करें तो इसका नाम है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी इसको हम बोल सकते हैं। अब हम इसकी रिएक्शंस कई प्रकार से कराएंगे। सबसे पहले अगर हम रिएक्शन इसकी ऑक्सीजन के साथ कराएं, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
सबसे पहले हम इसकी अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो सबसे पहले आपको C2H5OH लिखना है, और अगर इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इसको बर्न करें तो क्या क्या चीज़ें हमारी बनने वाली हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। यानी अगर C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें यानी जलाएं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा बनने वाला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ पानी भी वेपर की फॉर्म में निकलने वाला है, इसके साथ साथ हीट भी बनने वाली है, और इसके साथ साथ लाइट भी बनने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इसी रिएक्शन को हम कंबस्टन भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कंबस्टन? क्योंकि हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्न कर रहे हैं, यानी जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे कंबस्टन भी लिखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंबस्टन इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसको वर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसकी वर्निंग कर रहे हैं, यानी इसको हम जला रहे हैं। जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हम इसको जलाएंगे तो यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ हमें वाटर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाटर भी देखने को मिलेगा, वाटर के साथ साथ हीट भी देखने को मिलेगी, और हमारी लाइट भी देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं हम कंबस्टन रिएक्शन, भी इसी को हम बोलते हैं। तो मैंने आप सभी के सामने रिएक्शन किसकी कराई? C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल। इसको आप लिख लीजिएगा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की जब हमने रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको जब जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने इसको बर्न किया तो ये CO2 गैस निकली, इसके साथ साथ वाटर निकला और हीट निकली और लाइट भी निकली। तो ये रिएक्शन आपको नोट कर लेनी है प्यार तरीके से। ये रिएक्शन क्या करनी है? आपको नोट कर लेनी है प्यार तरीके से। ये नोट कर लेनी है आपको प्यार तरीके से दोस्त। ये जल्दी से आपको नोट कर लेनी है। अगर हम इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल के बारे में बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है बताओ आप सभी प्यारे भाइयों? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। और याद रखिएगा, अगर हम इथेनॉल के बारे में बात करें तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसके साथ साथ इसकी स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट स्मेल होती है। प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों को चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आप सभी को इसी के बारे में बता पाएँ। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। भैया देखो, ये तो थी हमारी कंबस्टन। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, इसका अगर यानी इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे आपको समझना है। जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे यानी इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, यहाँ दूसरा नाम भी लिख लीजिएगा आप लोग, इथेनॉल, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? तो हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, तो ये K2Cr2
O7 की प्रेजेंस में होगा। इसके साथ साथ KMnO4 के प्रेजेंस में होगा। ये जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH, यानी इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉइक एसिड। इसका नाम है इथेनॉइक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोल सकते हैं? एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें वाटर भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो जल्दी से आपको नोट कर लेनी सारी बातें। इसके बारे में अगर बात करें हम, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट। यानी जब भी हम इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड की जाती है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, जब ऑक्सीजन को हमने इसके साथ ऐड किया, यानी ऑक्सीजन को जब हमने इथाइल अल्कोहल के साथ ऐड किया, तो यही इथाइल अल्कोहल हमारा CH3COOH यानी इथेनॉइक एसिड में परिवर्तित हो गया। इसी इथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, और ये H2O निकला यानी वाटर भी निकला है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अगर हम इसकी अब बात करेंगे आगे, और भी इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम इस भैया इथाइल अल्कोहल की अगर रिएक्शन में, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन में अगर सोडियम के साथ करूं, इथाइल अल्कोहल विद सोडियम यानी Na, अगर Na के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए, तब क्या बनेगा? अब यहाँ पे आपको प्यार तरीके से समझना है कि तब क्या बनने वाला है। अगर हम इसकी इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ कराएं, तो ये क्या बनने वाला है? बताओ जरा। देखो C2H5OH है ना, इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखो कार्बन 2 है, इसका मतलब कार्बन को 2 लगा लो, ऐसे बना लो। हाइड्रोजन 5 है तो हाइड्रोजन को 5 बना लो, ऐसे। अब ये जो जगह छूटी है ना, यहाँ पे आपको ग्रुप लगाना है, OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप। तो मैं आपको सभी तरीके बताऊंगा प्यार तरीके से। अब देखो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 1 2 3, यानी CH3 लिख सकते हैं इसको। कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2, CH2 लिख सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ OH लगा है तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से भी लिखा आ सकता है आप सभी के सामने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे समझना है, जब हम इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, तब ये बनेगा क्या? तो यहाँ पे एक प्यार तरीके से समझना है। देखो यहाँ से C2H5O निकल आएगा, C2H5O निकल आएगा, ये C2H5O निकल के आ जाएगा, यहाँ C2H5O निकल आएगा। क्या इतनी बात में डाउट है? O निकल आया। अब यही इतना जाके इसके साथ मिलेगा, यानी सोडियम के साथ मिल जाएगा, सोडियम के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो H बचा है ना हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन यहाँ अकेला बचेगा, यानी ये हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद सोडियम मेटल। अब गौर से देखो, ये माइनस का होगा, ये वाला हमारा प्लस का होगा। अब इसका नाम क्या है तो बताओ भैया, इसका नाम है इथाइल इथोक्साइड, इथाइल इथोक्साइड, इथोक्साइड, इथाइल इथोक्साइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है? सोडियम, इसका नाम है सोडियम, यानी यही हमारा सोडियम का सिंबल है। और ये सोडियम क्या है हमारा? तो ये मेटल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से आपको इस रिएक्शन को नोट कर लेना, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आप सभी प्यारे भाइयों को बता पाएँ, और भी चीज़ें आप प्यारे भाइयों को बता पाएँ। अब हम बात करेंगे आगे और भी, डिहाइड्रेशन की बात करेंगे कि भैया डिहाइड्रेशन कैसे कराएंगे, उसके बारे में बात चर्चा करेंगे, अपन चर्चा करेंगे भैया। किसके बारे में? डिहाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आपको इतना नोट कर लेना है। तो अगर हम डिहाइड्रेशन के बारे में बात करें, अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें, यानी C2H5OH का हमें डिहाइड्रेशन कराना है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है डिहाइड्रेशन। देखो, डिहाइड्रेशन का सीधा ये मतलब होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी का रिमूव होना, यानी वाटर का रिमूव होना। वाटर का रिमूव होना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो C2H5OH से हमें वाटर को रिमूव करना है, यानी जब हम वाटर को रिमूव कर देंगे तो ये हमारा बन जाए, ये हम इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। यानी C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल से जब हम वाटर को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे पानी को, तो इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब गौर से समझो, जब यहाँ से पानी हटाएंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्या इतनी बात में दिक्कत है किसी को? अगर इतनी बात में दिक्कत हो, पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये काम होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। अब जो वाटर आपने रिमूव किया था ना, वो वाटर कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो वाटर यहाँ आएगा भैया। वो वाटर कहाँ आने वाला है? तो ये वाटर कुछ इस तरह से रिमूव होके यहाँ आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? वाटर बोलेंगे। अब ये देखो गौर से, देखो एक कार्बन है और दो कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका मतलब क्या है? दो पे मैंने बोला था इथ होता है, तो दो कार्बन के लिए हमने बोला था इथ होता है, इथ। और जब यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो जाहिर सी बात है ये इन फैमिली से संबंधित है, जिसके आखिरी में E आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ई यानी ई लगा देना है, तो इसका नाम निकल के आ गया इथीन। तो ये बन जाएगा इथीन प्लस वाटर। जब कभी भी हम इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराएंगे, यानी इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल से वाटर को रिमूव करेंगे, तो उस दौरान हमें इथाइन देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो वाटर रिमूव होगा वो वाटर भी हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही होगा ये काम सारा, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है डिहाइड्रेशन को। फिर हम बात करेंगे कि भैया जब भी हम इथाइल अल्कोहल को इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है। ये सारी चीजें हटा देते हैं जिससे हमें स्पेस मिल जाएगा भैया। इथाइल अल्कोहल विद इथेनॉइक एसिड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH
विद इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। कल ही मैंने आप सभी को फंक्शनल ग्रुप में ये पढ़ाया था कि OIC जहाँ पे आ जाए आखिरी में, इसका मतलब कार्बोएक्जिल ग्रुप है, कार्बोएक्जिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोएक्जिलिक ग्रुप बताया था कल, याद करिएगा, बिल्कुल बताया था। तो विद इथेनॉइक एसिड, कौन सा? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड क्या होता है? CH3COOH। और मैंने आपको ये भी बताया था COOH ग्रुप, ये इसकी पहचान होती है, यानी कार्बोएक्जिल ग्रुप की पहचान होती है, ये कल मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको इथाइल अल्कोहल ले लेना है। तो C2H5OH हमारा क्या होता है? तो ये इथाइल अल्कोहल, या हम इसको बोल सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल भी बोल सकते हैं, या इथाइल अल्कोहल भी इसको हम बोल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, या तो बोले इथाइल अल्कोहल, या तो आप बोल सकते हैं इथेनॉल। जब भी हम रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, किसकी? CH3COOH, यानी इथेनॉइक एसिड की बात करेंगे। जब भी हम इसकी रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ कराएंगे, इथेनॉइक एसिड, या इसी इथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको प्यारे भाइयों। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी H2SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ H2SO4 को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोल सकते हैं? देखो, H को बोलते हैं हाइड्रोजन, और SO4 कहीं भी नजर आ जाए, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। SO4 कहीं भी आ जाए तो इसको याद रखना, सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, सल्फेट इसको बोलते हैं। देखो, कहीं भी आपके सामने CO2 आ जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी। तो इस दौरान होगा क्या? यहाँ पे गौर से समझना है आपको, यहाँ पे गौर से समझना है। तो इस दौरान होगा ये CH3COO। देखो यहाँ तक CH3COO। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है CH3COO। अब यहाँ पे समझो भैया, CH3COO इतना लिख लिया आपने। यहाँ से हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, बस याद रखिएगा हाइड्रोजन को नहीं लिखा है। अब यहाँ आइएगा भैया, यहाँ से ये C2H5 को यहाँ पे लिख लिया जाएगा। C2H5 को यहाँ से निकाल के और यहीं पे इसके साथ जोड़ दो, C2H5। ठीक। अब एक चीज समझो, यहाँ से हाइड्रोजन को नहीं लिखा था, एक हाइड्रोजन, और यहाँ से OH को नहीं लिखा है, इस वाले OH को नहीं लिखा है, और इस वाले हाइड्रोजन को नहीं लिखा है। तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ से ऑक्सीजन भी नहीं लिखा है, तो इस ऑक्सीजन को भी यहाँ पे जोड़ दो, यानी ये बन गया हमारा वाटर। और इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम हो गया इथाइल, इथाइल इथोनेट, इथोनेट। इसके साथ साथ इसको बोल सकते हैं इथाइल एसीटेट, इसको इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं, इथाइल एसीटेट भी इसको बोल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इसको ईस्टर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्टर, ईस्टर भी बोलेंगे। ये चीज आपको प्यार तरीके से समझनी है भैया। हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब हम इतना आपको नोट कर लेना, उसके बाद हम आपको बताएंगे ईस्टरीफिकेशन आखिर होता क्या है। यहीं से आपको ईस्टरीफिकेशन भी अभी क्लियर होने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टरीफिकेशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? बताओ भैया जल्दी। तो आप बताएंगे व्हेन इथाइल अल्कोहल, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर आर कॉल्ड ईस्टरीफिकेशन। दोबारा सुनो, व्हेन इथाइल अल्कोहल, यानी ये इथाइल अल्कोहल है, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, यानी ये इथाइल अल्कोहल जब इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, फिर क्या बनाता है?
व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, ये देखो ईस्टर ही तो बना है, यानी इथाइल इथोनेट को ही हम इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा क्या बन के आया है, ईस्टर बन के आया है। फिर दोबारा सुनो, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड देन इट विल फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड ईस्ट्रीफिकेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है ईस्ट्रीफिकेशन की डिफिनीशन, जो मैंने अपने शब्दों में बयां की है। जल्दी से आपको नोट कर लेना। जल्दी से भैया आपको नोट कर लेना है सारी चीजें। जल्दी भैया आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे अपने प्यारे से अगले कंपाउंड। अगला हमारा कार्बन कंपाउंड है जिसका नेम है इथेनॉइक एसिड। तो अगला हमारा कार्बन कंपाउंड आता है इथेनॉइक एसिड, यानी CH3COOH। अब हम बात करेंगे CH3COOH यानी इथेनॉइक एसिड के बारे में। तो समझो जरा इथेनॉइक एसिड का क्या मतलब होता है, क्या किसके साथ ये रिएक्शन करता है, ये सारी बातें बताएंगे। इसी इथेनॉइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, यानी यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ये देखो COOH ये ग्रुप किसकी पहचान है, तो ये कार्बोएक्जिलिक ग्रुप की पहचान है। कार्बोएक्जिल ग्रुप की पहचान है। कल ही मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप में ये चीज पढ़ाई थी। अब याद रखना, इस कार्बोएक्जिल ग्रुप में मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी, इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, जब भी हम उनका IUPAC नेम निकालते हैं, जब भी हम उनका IUPAC नेम निकालेंगे, जब भी हम उनकी IUPAC नेम निकालेंगे तो उसमें हमें सफिक्स में क्या जोड़ना पड़ता है, OIC जोड़ना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट कैसा होता है, श्योर टेस्ट होता है। श्योर टेस्ट इसका देखने को मिलता है। और इसमें स्मेल कैसी देखने को मिलती है, तो इसकी स्मेल जो होती है वो विनेगर के जैसी होती है, यानी जो छिड़का वगैरह होता है हमारे घरों में उसके जैसी इसकी स्मेल देखने को मिलती है। और अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट जानने का प्रयास करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 118 डिग्री सेल्सियस। 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मैं इसके कलर के बारे में बात करूं तो ये कलर कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो जल्दी से आपको इतना नोट कर लेना है। देखो इन सभी चीज़ों का मैंने बताया, और मैंने आप सभी को ये भी बताया कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ये 118 डिग्री सेल्सियस यानी C कर लीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि भैया सेल्सियस को केल्विन में मत लो, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी आपके पास सेल्सियस होगा ना, उस सेल्सियस को उठा के आपको 273 के साथ जोड़ देना है। अगर मेरे को इस 118 को केल्विन में बदलना है तो क्या करोगे, इस 118 को 273 के साथ क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 118 को जोड़ दोगे। 8 और 3 11 का 1 कैरी कितना 1, 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी 391 केल्विन हमारा यहाँ से आ चुका है। तो ऐसे आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्त। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बता दी है। तो जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम अपनी रिएक्शंस पे चलेंगे। जल्दी से इतनी बातें आप सभी को प्यारे भाइयों नोट कर लेना है, फिर हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस के बारे में। तो एक चीज़ अगर मैं बात करूँ इसके हम एक्शन यानी लिटमस के बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जब भी हम इसको लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो ना
जब लिटमस पेपर पे इसको चेक करेंगे, इसके सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पर चेक करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर से रेड में परिवर्तित हो जाता है, यानी ब्लू कलर से रेड में परिवर्तित हो जाता है। अब ये ब्लू से रेड में परिवर्तित होने का मतलब है कि ये भैया हमारा एसिडिक नेचर का है। देखो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि जो एसिड होते हैं ना, जो हमारे एसिड होते हैं, एसिड वो हमारे H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। अब H+ आयन का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने लिखा HCl, तो ये HCl है ना, H हमारा प्लस है, Cl हमारा माइनस है, तो यहाँ से मैं H+ दे रहा है कौन? हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये एसिड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वैसे ही बेस में होता है, बेस में ये क्या देता है? तो ये OH- देता है, OH- आयन देता है। ठीक, जब ये वाटर में आयनाइज्ड हो जाता है तब ये हमें OH आयंस देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको क्या बताया, एसिड जो होते हैं वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होते हैं, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होते हैं, यानी लिटमस पेपर पर इनका रंग ब्लू से लाल में बदल जाता है। और जो बेस होते हैं इसका लिटमस पेपर पर रेड से ब्लू में बदलता है, रेड से ब्लू में बदलता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। आप एक याद कर लीजिएगा, उसका उल्टा कर दीजिएगा, बेस का आ जाएगा। ये चीज़ आपको प्यार तरीके से याद रखनी है। तो इस सभी चीज़ों को हम हटा देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इथेनॉइक एसिड होता है वो किस नेचर का होता है? तो एसिडिक नेचर का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जिससे हम आपको रिएक्शंस के बारे में भी बात बता सकें और आपको रिएक्शन करके यहाँ पे दिखा भी सकें। अब हम सबसे पहली रिएक्शन इसकी कराएंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक ठीक भैया, इसको हटा देते हैं। पहली रिएक्शन हम इसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ ही कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद Na2CO3, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अब समझो जरा, जब हम CH3COOH यानी इथेनॉइक, किसको बोले, क्या बोले हम? इथेनॉइक एसिड बोले इसको। जब हम इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे। अब देखो यार, हमेशा याद रखना, जहाँ पे CO3 नज़र आ जाए, CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको प्यार तरीके से। अब देखो, अब जैसे मान लो कि इसके पहले मैंने मेटल जोड़ दिया। मेटल क्या है? कैल्शियम है। अब CO3 हमने इसके आगे लगा दिया। ठीक, तो इसका नेम कैसे बताएंगे? देखो कैल्शियम, सी एक इसका सिंबल होता है, तो कैल्शियम का होता है। कैल्शियम आपको लिख लेना है प्यार तरीके से। और CO3 तो हमने आपको पहले ही रटवा रखा है कि कार्बोनेट इसको बोलते हैं। यही CO3 को आपको लगा देना है कार्बोनेट, यानी इसका नाम निकल के आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, सोडियम लगा है तो सोडियम का सोडियम बोलते हैं, यानी Na किसका सिंबल है? तो ये सोडियम का सिंबल है। अब यहाँ पे CO3 लगा है, इसका मतलब कार्बोनेट, यानी इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये चीज़ आपको प्यार तरीके से समझनी है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब गौर से देखो, CH3COO यहाँ तक ये इधर आ जाएगा, CH3COO यहाँ तक आ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को इसने छोड़ दिया है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको इसने छोड़ दिया है। अब यहाँ से ये Na निकल के आ जाएगा। ठीक, ये माइनस का रहता है, ये प्लस का रहता है। Na+ हमेशा रहता है, क्यों? क्योंकि Na हमारा मेटल है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये चीज़ हमने पहले ही बता रखे हैं आपको, क्यों है? क्योंकि हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब गौर से देखो, यहाँ पे CO3 है ना, यहाँ पे CO3 है। अब यार एक बात बताओ, CO3 है, अब इसमें से CO3 में से अगर हम CO2 हटा लें तो एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा ना। अरे एक ही ऑक्सीजन तो बचेगा, एक ऑक्सीजन इधर साइड में कर लो, और ये CO2 जो हमने निकाला है वो CO2 यहाँ ले आओ। क्या इतनी बात में डाउट है किसी को? नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन बचा था और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा था, यानी ये बन जाएगा H2O, यानी पानी यहाँ पे बना है। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए भैया। अब यहाँ पे नेमिंग हम करेंगे इन सभी की। अब गौर से देखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? इथाइल इथोनेट। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल इथोनेट इसका नाम हो जाएगा।
इसका नाम बताओ भैया, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नाम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम बताओ भैया, इसका नाम है वाटर, इसका नाम क्या है, वाटर यानी पानी। तो ये हमारी रिएक्शन आप सभी प्यारे भाइयों के सामने तैयार हो चुकी है, तो जल्दी आपको इसको नोट कर लेना, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आपको बता पाएँ, जिससे जल्दी से आगे और भी चीज़ें आपको समझा पाएँ और बता पाएँ। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो भैया ये जो इथाइल इथोनेट है, इसको हम इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, रिएक्शन विद NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। अब गौर से समझो, सबसे पहले मेरे को CH3COOH लिख लेना है। इसको तो बच्चा आप जान गया होगा कि इसको बोलते हैं इथेनॉइक एसिड, या हम बोलते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। इसको हम इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, जब इसकी हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, गौर से देखो भैया, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, ठीक, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, कार्बोनेट का अभी बताया है हमने, CO3 लिखते हैं तो CO3 लिख दो, कार्बोनेट हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, या बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ये आपको समझनी है चीज़ें, बाइकार्बोनेट भी इसको हम बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से समझो CH3COO यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहीं पे छोड़ देगा, CH3COO यहाँ लिख लो आके, जो चीज़ यहाँ पे निकली थी वो यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ से हमारा Na निकलेगा, ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, इधर वाली जो चीज़ है माइनस की रहेगी, इधर वाली प्लस की रहेगी। क्या इतनी बात में डाउट है, नहीं है। अब यहाँ पे गौर से समझो, CO3 बचा है, इस CO3 में से CO2 रिमूव हो जाएगा, ये CO2 यहाँ पे आ जाएगा। क्या इतनी बात में डाउट है किसी को। अब यार एक बात बताओ भैया प्यार तरीके से, ये यहाँ से CO3 में से अगर CO2 निकल गया है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अभी भी बचा है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन यहाँ बचे हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ लिख लो आराम से, और ये जो ऑक्सीजन बचा था यहाँ पे एक, वो ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है, अगर इतनी बात में किसी को डाउट नहीं है तो बोलिएगा नहीं है। तो गौर से देखो, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ इथाइल इथोनेट, इसका नाम इथाइल इथोनेट, या बोल सकते हो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम वाटर, इसका नाम वाटर। जल्दी भैया आपको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आपको बता पाएँ, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आप सभी प्यारे भाइयों को बता पाएँ। फिर हम बात करेंगे आगे और भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे भैया सोडियम, इसको हटा दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम रिएक्शन कराएंगे इथेनॉइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब क्या बनेगा, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। जब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमेशा याद रखना जब जिसके साथ OH लग जाए इसका मतलब उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं,
ये बेस की पहचान होती है OH माइनस। OH माइनस किसकी पहचान होती है? बेस की। जैसे मान लो CaOH का होल ट्वाइस हमने लिखा, तो देखो Ca को बोलते हैं कैल्शियम, Ca को कैल्शियम बोलते हैं, और OH लग गया तो OH को हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। इसको लिख लो यहाँ पे साइड में, OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या नाम हो गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये चीज़ आपको प्यार तरीके से समझनी है। जैसे हमने लिखा NaOH, इसका मतलब क्या है? देखो Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, यानी इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ से एक चीज़ समझो प्यार तरीके से, CH3COO निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सोडियम निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है अभी भी, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बचा है, तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन हो गए, तो दो हाइड्रोजन यहाँ लिख लो। और यहाँ एक ये ऑक्सीजन भी बचा है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये वाटर बनेगा, यानी ये वाटर। तो जब मैंने इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ कराया, तो ये बना जाके इथाइल इथोनेट या इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से आपको क्या कर लेनी है? तो नोट कर लेनी है। एक मिनट भाई, सॉरी यार, सॉरी, ये इथाइल नहीं है भैया, इथाइल नहीं है। यहाँ पे सोडियम होना चाहिए क्योंकि सोडियम लिखा है ना, सोडियम इथोनेट भैया, सॉरी माफ करिएगा, सोडियम इथोनेट। भैया जितने पीछे के हमने नाम बताए हैं, अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गया हो नेमिंग में तो आप वहाँ पे संभाल लीजिएगा। वहाँ पे सोडियम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम लगा है ना, यहाँ पे सोडियम लगा है, तो सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट। अगर भैया मैंने इससे पहले जितने भी नेम बताए हैं, अगर वहाँ पे गलती से सोडियम की जगह अगर इथाइल लिख गया हो तो उसको सही कर लीजिएगा भैया। क्या कर लीजिएगा? सही कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ होती है, यानी इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कैसे होती है, C2H5OH के साथ कैसे होती है। जब हम CH3COOH के साथ इथेनॉइक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड या बोलेंगे एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब हम C2H5OH के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे गौर से समझो। देखो CH3COO यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से C2H5 निकल के आ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से C2H5 निकल आया, OH यहाँ बचा और H यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ बचा, यानी कुल मिला के दो हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन भी तो बचा है, तो ये ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, यानी ये वाटर बन जाएगा। अब गौर से समझो, अब ये है हमारा इथाइल। देखो ये इथाइल है ना, ये इथाइल है, तो इसको लिख लो इथाइल। इसका नाम है इथोनेट, इथोनेट। और इसी को हम बोल सकते हैं इथाइल एसीटेट, और हमने गलती से वहां पे लिख दिया था इथाइल एसीटेट या इथाइल इथोनेट, इथाइल एसीटेट। तो भैया वहां पे सही कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमारा सोडियम चल रहा था ना, यहाँ पे हमें याद था कि यहाँ पे C2H5 ही होगा, पर यहाँ पे सोडियम चल रहा था। इससे पहले मैंने जो रिएक्शंस कराई है वहाँ पे आपको नेमिंग में थोड़ा सही कर लेना है दोस्त। वहाँ पे सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट होना चाहिए था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, या आप इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आप प्यारे भाइयों को बता पाएँ।
अब अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं, हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं, अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं इसकी तो क्या होगा बताओ जरा। हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं तो क्या होगा। अब गौर से समझो, किसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो अभी बताते हैं भैया किसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है। तो आपको इसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है CH3COO C2H5, यानी इथाइल इथोनेट इथाइल एसीटेट, CH3COO C2H5, यानी इसका नाम है इथाइल इथोनेट या इथोनेट या इथाइल एसीटेट, क्या बोल सकते हैं, इथाइल एसीटेट। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के, तो ये बनाएगा क्या, यहाँ से समझना है। यहाँ से ये CH3COO निकल आएगा, CH3COO निकल आएगा और ये सोडियम के साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये सोडियम के साथ आके जुड़ गया। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है। अब यहाँ पे C2H5 बचा है, ये C2H5 कुछ इस तरह से ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ से बचा है OH, ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी जब मैंने हाइड्रोलाइसिस कराई तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम, अब देखो, अब ध्यानपूर्वक समझना है। जितने भी कुछ इस तरह से नेमिंग हमने पीछे कराई है दोस्तों, वहाँ पे गलती से नेमिंग हमने नाम गलत लिख दिया है, उसको सही कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे Na है। Na किसका सिंबल होता है, तो सोडियम का सिंबल होता है। किसका होता है, सोडियम का सिंबल होता है। तो आपको लिखना है सोडियम। अब इसका मतलब क्या है, इथोनेट, इथोनेट। और इसको हम लिख सकते हैं सोडियम, देखो सोडियम एसीटेट भी लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये चीज क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है। इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, या इथेनॉल भी बोल सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है, देखो सोडियम है और OH हमने बताया था हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम है। ये हमारी इसकी हाइड्रोलाइसिस हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोलाइसिस हो गई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जल्दी से क्या कर लेना है, आपको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे और भी चीजें आपको बता पाएं। अब हम बात करेंगे सॉप के बारे में, यानी साबुन के बारे में। सॉप यानी साबुन। सॉप यानी साबुन के बारे में। देखो ये सॉप जो होते हैं ना, वो लॉन्ग चेन होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, कार्बोक्सिल ग्रुप के लॉन्ग चेन होते हैं। कौन, लॉन्ग चेन से बने होते हैं ये साबुन किससे बने होते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लॉन्ग चेन से बने हुए होते हैं हमारे साबुन, जिसके अंदर क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी साफ करने की क्षमता होती है। क्लींसिंग इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी गंदी चीज को ये साफ कर देते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट साबुन यहाँ पे बताते हैं, नहीं इनका फार्मूला बताते हैं। इनका फार्मूला एक है हमारा C17H30, एक मिनट, C17H35, C17H35 COO-Na+, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट इसका नाम है, सोडियम स्टीरेट। दूसरा मैं बताता हूँ C15H31 COO-Na+,
Na+, इसका नाम है सोडियम, देखो सोडियम है ना, सोडियम पल्मीटेट, पल्मीटेट, ये हमारे 2 साबुन हैं। अब गौर से समझो जरा, पर याद रखना जो लॉन्ग चेन होगी ना, ये मेनली हमें सोडियम और पोटेशियम के ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर ये हमें सोडियम और पोटेशियम के ही देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो C17H35 COO-Na+, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। C15H31 COO-Na+, इसको बोलते हैं सोडियम पल्मीटेट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये साबुन पूछ लिए जाते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं दोस्त। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, तभी मैंने आपको लिखाए हैं दोस्त, तभी मैंने आपको लिखाया है। अब हम बात करेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। अब हम बात करेंगे इसको बनाते कैसे हैं। तो यार बनाने के लिए सबसे पहले आपको फैट लेना पड़ेगा, या तो आप ऑयल वगैरह ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन आपको प्यार तरीके से NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। जब इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, तब किसकी प्रेजेंस होगी, हीट की प्रेजेंस होगी, यानी गर्म भी करोगे इसको साथ साथ, हीट की क्या होगी भैया, हीट की प्रेजेंस होगी। तब यहाँ पे बनेगा हमारा साबुन यानी सॉप बनेगा, इसके साथ साथ ग्लिसरॉल भी यहाँ पे बनेगा, ग्लिसरॉल भी देखने को हमें मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले हमें या तो फैट लेना पड़ेगा, या तो हमें ऑयल लेना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा। फिर उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, पर याद रखना जब रिएक्शन कराएंगे तो हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए, हीट की प्रेजेंस में कराएंगे तब ये साबुन बनेगा। साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। ये लाइट का आज बहुत दिक्कत है हो रही, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बता रहे हैं, तो इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये भी आपको लिख लेना है। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी हम फैट, या तो हम फैट ले लें या तो हम ऑयल ले लें। ऑयल को रिएक्शन किसके साथ कराएं, ऑयल को देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला लें, यानी कास्टिक सोडा हम ऑयल में मिला लें। क्या करें, देखो दोबारा से सुनो, सबसे पहले हमें क्या ले लेना है, ऑयल ले लेना है, ऑयल ले लेना है, ठीक। ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक, आई बात समझ। अब उस ऑयल में आपको कास्टिक सोडा मिला लेना है। कास्टिक सोडा मिलाने के बाद उसको आपको मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्या करना है, उसको गर्म करना है। गर्म तब तक करना है जब तक आपका पेस्ट ना बन जाए, थोड़ा टाइट टाइट वो बन ना जाए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें साल्ट मिला देना है, यानी नमक मिला देना है। जो हम लोग घरों में नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसको मिला देना है। अब आप कहेंगे कि कॉमन सॉल्ट ही क्यों मिलाते हैं, हम क्यों मिलाएं कॉमन सॉल्ट। तो भैया कॉमन सॉल्ट इसलिए मिलाते हैं कि कॉमन सॉल्ट में प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हमारा साबुन बना है ना, वो साबुन को आसानी से क्या कर लेता है, साबुन आसानी से बाहर आ जाता है। अगर कॉमन सॉल्ट ना मिलाएं तो हो सकता है वो साबुन बाहर ना आ पाए, जिस हमने बर्तन में रखा है उस बर्तन से बाहर ना आ पाए, इसीलिए हम लोग नमक मिलाते हैं। तो नमक से वो साबुन आसानी से आ जाता है बाहर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आसानी से हम उसको उठा लेते हैं और वो पीस के पीस आसानी से उसको बर्तन से बाहर ले आते हैं, इसलिए हम लोग नमक उसमें मिलाते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, साबुन बनाने वाले जो जा होते हैं ना, जा, उन्हीं जा में इसको रखना है और बढ़िया से एक शेप बना लेनी है। इससे हमारा क्या हो जाता है, साबुन आसानी से बन जाता है। अब हम डिटर्जेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम एक दो डिटर्जेंट आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्या फार्मूले होते हैं। उसके बाद यही हमारा डिटर्जेंट हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी आपको समझनी है। देखो जो हमारा डिटर्जेंट होता है ना, इसके अंदर क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है। क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या होता है, ये क्लॉथ वगैरह को
क्लॉथ वगैरह को साफ कर देता है। पर याद रखिएगा एक चीज़, भैया जो डिटर्जेंट होता है ना, वो नॉर्मल वाटर पे ही बढ़िया से काम करता है। हमेशा याद रखिएगा, डिटर्जेंट में अगर आपने हार्ड वाटर का उपयोग कर दिया ना, तो वो डिटर्जेंट किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, तो वो आपके कपड़े को साफ नहीं कर पाएगा। डिटर्जेंट को जब भी आप यूज करें ना, तो आपको नॉर्मल वाटर ही लेना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आपने हार्ड वाटर ले लिया ना, तो ये डिटर्जेंट आपका कोई भी काम करने वाला नहीं है। तो आप कितना भी निरमा उसमें डाल दीजिए, तो कितना भी डिटर्जेंट डाल दीजिएगा, आपका बेकार व्यर्थ है डिटर्जेंट, तो उससे आपके कपड़े नहीं साफ होंगे। तो डिटर्जेंट जब भी डालिएगा दोस्त, तो आपको नॉर्मल पानी ही लेना है, यानी नॉर्मल वाटर लेना है। नॉर्मल वाटर से क्या होगा, तो आसानी से आपके कपड़े अच्छे से बढ़िया से धुल जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अब हम एक दो आपको डिटर्जेंट बताते हैं फॉर्मूले, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला मैं सबसे पहला अगर मैं एग्जांपल लूँ डिटर्जेंट का, तो सबसे पहला आता है हमारा CH3 CH2 CH2 और इसके साथ साथ बाहर 11 लगा हुआ है, और इसके साथ साथ हमारा है C6H4 और हमारा है SO3 माइनस Na+, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है एक डिटर्जेंट का। ये हमारा कॉमन डिटर्जेंट है, ये चीज ध्यान रखना है। सोडियम, इसका नाम है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन, ये इसका क्या है भैया, सल्फोनेट, ये इसका क्या है, नाम है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कॉमन डिटर्जेंट है। ये चीज भी आपको प्यार तरीके से समझनी है। ये एग्जाम्स में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको नोट जरूर कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको नोट जरूर कर लेना है। अब दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ से हो जाएगा CH3 और हमारा ये हो जाएगा CH2, ये बन जाएगा हमारा, बाहर आएगा 10, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा और SO4 हो जाएगा माइनस Na+, ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा दूसरा फार्मूला बन के आ चुका है। ये दूसरा फार्मूला हमारा है, इसको भी आपको ध्यान से लिख लेना है। तो इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम भी है हमारा सोडियम, इसका नाम भी है सोडियम NDOडेकाइल सल्फेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा दूसरा डिटर्जेंट है, ये हमारा दूसरा डिटर्जेंट है, ये अनदर डिटर्जेंट है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को बहुत अच्छी तरीके से हमारे द्वारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर के जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप सभी को 5 वीडियोस के अंतर्गत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और हमारा ये चैनल है जिसका नेम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, निखिल दीक्षित टॉक्स। इसको आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, इसको आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए ऐसे ही दोस्त।